ASP.NET MVC के अंदर हम लोग बहुत सारा टॉपिक पढ़े, इसमें बेसिक्स पढ़े, एंटिटी फ्रेमवर्क पढ़े, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क पढ़े, वेब एपीआई पढ़े। अब होता क्या है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रॉब्लम क्या खड़ा हो रहा है, प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है स्केलेबिलिटी का। इसका मतलब ये होता है कि जब आपका वेबसाइट बहुत बड़ा हो जाता है, बड़ा होने का मतलब क्या हो गया कि उस पर बहुत ज़्यादा यूजर रजिस्टर होने लगता है या काम करने लगता है, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है परफॉर्मेंस का। किसका प्रॉब्लम आता है? परफॉर्मेंस। आज के डेट में कोई भी चीज़ को डेवलप करना, चाहे आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं या फिर अगर आप वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, मोबाइल ऐप डेवलप कर रहे हैं, वो डेवलप करना बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। हमारे पास सारा मटेरियल ऑनलाइन है। बहुत लोग क्या करता है, इसको कुछ भी नहीं आ रहा है, अब तो वो एआई के मदद से भी कोड निकाल के काम कर ले रहा है। हमारे पास तो आज वो भी ऑप्शन है। लेकिन जब आप जॉब के लिए जाते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वहां पे वो टेक्निकल नॉलेज तो आपका चेक करता ही करता है, प्लस आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी चेक करता है। देखो, जब काम होगा रियल लाइफ में, जो भी कंपनी कोई भी चीज को डेवलप कर रहा है तो उसका एक बहुत मेजर कंसर्न ये रहता है कि जो भी चीज आप डेवलप कर रहे हैं उसका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। परफॉर्मेंस का मतलब क्या होना चाहिए कि भाई वो तुम्हारा जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है उसको कम से कम समय में प्रोसेस करके डिलीवर कर दे, नंबर 1। नंबर 2 होता है उसका मेंटेनेबिलिटी। अगर मान लो इन फ्यूचर उसमें किसी भी तरह का चेंजेस करना है, कोई फीचर ऐड करना है, कोई फीचर को चेंज करना है, कोई फीचर और प्रॉब्लम उसको ठीक करना है, तो वो कम से कम छेड़छाड़ करके और कम से कम समय में इजीली उसको मेंटेन किया जा सके। तो एक होता है उसका परफॉर्मेंस और एक होता है मेंटेनेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपको अपने एप्लीकेशन को डेवलप करना और एक इस तरह से डेवलप करना कि वो आसानी से मेंटेन हो सके और वो काफी ऑप्टिमाइज्ड हो, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ रिक्वेस्ट ले सके और एट अ टाइम प्रोसेस करके बिना वेट कराए यूजर को उसका रिस्पांस डिलीवर कर सके। जैसे आज के डेट में अभी हम आईपीएल चल रहा था, तो कभी कभी मन होता था स्कोर देखने का, तो मेरे पास एक बहुत पुराना है, बहुत पहले से वेबसाइट हम यूज करते हैं, क्रिकबज, उसका ऐप भी है मेरे मोबाइल में। अब इधर प्रॉब्लम क्या देख रहे थे कुछ दिन से, क्रिकबज खोल रहे, घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, तो अब आदमी के पास इतना पेशेंस नहीं कि वो वेट करेगा, तो फट से हम लोग क्या करते हैं, दूसरे वेबसाइट में चले गए, वहां जाके देख लिया जहां हमको फट से क्या मिल गया, स्कोर मिल गया। लोग ऑफिस में, टीवी नहीं है यहाँ पे, टीवी देखने का समय नहीं, मोबाइल में स्कोर देख लिए, या कहीं घर में ही है, टीवी पे बच्चा लोग कार्टून देख रहा है, मम्मी सीरियल देख रही है, टीवी खाली नहीं है, स्कोर देखना, क्या करेंगे भाई। तो अब क्या हो रहा है कि क्रिकबज हम आज पिछला 10-12 साल से यूज कर रहे हैं, लेकिन इधर हम 2-4 दिन से उसको खोलना बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं। हमको मालूम है जाएंगे वो घूमते घूमते फिर कुछ एरर दिखा देगा, कुछ भी कर देगा, मतलब वो उस हिसाब से आपको डेटा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है जिस स्पीड में आप उसको खोज रहे हैं। तो नेचुरल बात है कि फिर आपका वेबसाइट क्या होगा, अनपॉपुलर हो जाएगा। कोई वेबसाइट पे आप काम कर रहे हैं और वो आपको लटका के रखे हुए, तो ये उसका परफॉर्मेंस या उसको ऑप्टिमाइजेशन बोलते बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब इसके लिए क्या है कि जो भी टेक्नोलॉजी है, जैसे मान लो डॉटनेट है, जावा टेक्नोलॉजी है, पीएचपी टेक्नोलॉजी है, वो समय समय पे कुछ कुछ ऐसा मॉडल लाते रहता है या कुछ कुछ ऐसा उसमें कोड में चेंजेस करते रहता है ताकि आपका परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन बहुत मेजर तरीका से आप उसको नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर क्या होता है, डेवलपमेंट मॉडल्स बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? जैसे एमवीसी, एमवीसी भी क्या है, डेवलपमेंट मॉडल है। वो कोई ASP.NET का या PHP का, जावा का नहीं है, वो एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को आप ASP.NET में भी अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे आप पहले क्या था कि सारा कुछ एक ही जगह होता था, व्यू भी वही एक ही फाइल होता था, जो रिक्वेस्ट भी रिसीव कर रहा, मतलब कंट्रोलर का भी काम वही कर रहा, मॉडल का भी काम वही कर रहा और व्यू भी वही जनरेट कर रहा। तो तीनों काम जब एक ही चीज करता था तो वहां परफॉर्मेंस में इशू होता था। तो वहां पर हम लोग क्या किया, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसका एक ऐसा मॉडल बना दिया गया कि मॉडल को अलग कर दिया गया, कंट्रोलर को अलग कर दिया गया और व्यू को। तो इससे बहुत हद तक प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो गया। ये सॉल्यूशन 3-4 साल तक चला, 5 साल तक चला। लेकिन अब आज के रेट में सोचो कि इंडिया के अंदर ही पिछले 10 साल में इंटरनेट यूजर कितना बढ़ गया 4G आने के बाद। 2015 से पहले और 2015 के बाद और आज 5G आने के बाद और ज्यादा बढ़ गया। तो धीरे धीरे यूजर्स तो बढ़ते जा रहा है, यूजर बढ़ेगा तो वेबसाइट पे लोड बढ़ेगा, कोई भी चीज है। तो उसके हिसाब से अब आपको क्या करना पड़ता है, नया नया मॉडल इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसमें से एक मॉडल है CQRS,
कमांड क्वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रीगेशन। एक्चुअली कोई भी वेबसाइट में दो काम होता है। एक तो काम ये हो रहा है कि वेबसाइट के थ्रू डेटा निकाला जा रहा है, और एक होता है कि वेबसाइट को डेटा दिया जा रहा है। मतलब या तो क्रिएट या तो रीड, सबसे ज्यादा काम यही होता है। अपडेट डिलीट बहुत कम होता है। ज्यादातर काम क्या होता है, या तो रीड हो रहा है या तो क्रिएट हो रहा है। तो बहुत ज्यादा जो रिक्वेस्ट आता है वो या तो क्रिएट का आता है या तो रीड का आता है। बात समझ में आ रहा है? तो अभी क्या है कि हमारा एक ही कंट्रोलर होता है। अभी तक हम लोग क्या किए, एक ही कंट्रोलर किए, उसी कंट्रोलर के अंदर डेटा निकालने के लिए भी मान लो इंडेक्स बना दिए जो सारा लिस्ट के फॉर्म में दिखा रहा है। बात समझ में आ रहा है? फिर मान लो तुम एक और एक्शन मेथड उसी के अंदर बना दिए जो कि तुमसे आईडी ले रहा है और उसका वैल्यू डिस्प्ले, जिसको बोलते थे हम लोग डिस्प्ले, ठीक है। तो या क्या डिटेल्स, वो तुम्हारा एक आईडी ले रहा है, उसका डेटा दिखा रहा है। या फिर क्रिएट बना रहे जिससे डेटा इंसर्ट हो। तो सब कुछ तो एक ही कंट्रोलर के अंदर है। एक ही कंट्रोलर के अंदर वही कंट्रोलर मेरा डेटा रीड भी कर रहा है, उसका भी कोड वहीं पे है, डेटा फाइंड भी वही कर रहा है, डेटा इंसर्ट भी वही कर रहा है, डिलीट भी वही कर रहा है, अपडेट भी कर रहा है। तो अब कंट्रोलर पे लोड बहुत ज्यादा हो गया। फिर से अब कंट्रोलर पे लोड ज्यादा है, तो उस कंट्रोलर को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? अब हम लोग यूज करते हैं CQRS मॉडल। अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां आपसे पूछा जाएगा कि CQRS मॉडल के बारे में जानते हो? हाँ जानते हो, तो एक्सप्लेन करो उसमें क्या काम होता है, उसका जरूरत क्या है। तो CQRS का मतलब क्या हो गया कि C4 होता है कमांड। कमांड का मतलब होता है जो आप क्रिएट कर रहे हैं, जो आप डेटा डाल रहे हैं उस वेबसाइट के थ्रू या उस मोबाइल ऐप के थ्रू, डेटा जो डाला जा रहा है, भेजा जा रहा है सर्वर को, तो उसके लिए और उसको फिर वो कहीं स्टोर कर रहा है, तो उसको जो हैंडल करता है वो कौन करता है? कमांड। उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कमांड से। और जो डेटा आप निकाल रहे हैं, डेटा जो आप मांग रहे हैं वेबसाइट से, उसको यहां पे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? क्वेरी से। तो यहां पे वो क्या बोला जाता है? कमांड क्वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग करना। तो अभी जो दोनों काम मेरा एक ही कंट्रोलर कर रहा है, उसके जगह पे हम दो अलग से दो कंपोनेंट बनाएंगे। ठीक है, दो अलग से कंपोनेंट बनाएंगे। प्लस अभी मॉडल है मेरा, तो एक ही मॉडल जो है, एक ही मॉडल बनाते हैं, उसको हम लोग क्रिएट में भी यूज कर रहे हैं, उसी को हम लोग डिटेल्स में भी यूज कर रहे हैं, उसी को हम लोग लिस्ट में भी यूज कर रहे हैं। यहां पे क्या होगा कि नहीं, ओरिजिनल मॉडल अलग होगा और एक उसका कॉपी मॉडल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कॉपी। और हम लोग ओरिजिनल को छेड़ेंगे ही नहीं, ओरिजिनल रहेगा लेकिन बहुत लिमिटेड स्कोप में यूज होगा। और हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, अलग से क्या बना लेंगे, अलग से मॉडल बना लेंगे। ठीक है, और उसको यूज करेंगे। मॉडल में भी क्या होगा, पहले समझो, रिक्वेस्ट कंट्रोलर को जाएगा, लेकिन अगर देखेगा कि रिक्वेस्ट किसके लिए आया है, मान लो क्रिएट के लिए आया है, तो उसके लिए एक हैंडलर अलग से बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हैंडलर। अभी बताएंगे पूरा मॉडल। हैंडलर अलग से बनेगा और जैसी कंट्रोलर के पास आएगा वो भेज देगा किसको? वो भेज देगा तुम्हारा कमांड वाले हैंडलर को। कमांड हैंडलर क्या करेगा? तुम्हारा ओरिजिनल मॉडल को यूज नहीं करेगा, उसके पास अपना एक मॉडल रहेगा, उसमें वो डेटा डाल के अपना डेटाबेस में भेज देगा। अगर आप डेटा निकालने के लिए भेज रहे तो वो जैसी कंट्रोलर के पास आएगा वो भेज देगा किसके पास? क्वेरी हैंडलर। एक अलग से हैंडलर रहेगा, उस हैंडलर के पास अपना अलग से मॉडल रहेगा। मतलब तुम्हारा ओरिजिनल वाला चीज कम यूज होगा और काम तुम्हारा कोई दूसरा करेगा। एक तरह से क्या होगा कि हम लोग, मेरे पास काम आएगा, हम किसी को पास कर दिया, हम काम नहीं कर रहे, हम खाली बैठे हुए। जैसे उस दिन एग्जाम्पल भी दिए थे कि शादी ब्याह वाला, कि शादी ब्याह में एक दो आदमी ऐसा रहता है, ठीक है, जिसका काम ही क्या रहता है? खाली काम इधर से उधर। तो होता क्या है कि जो घर का मालिक है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, भाई चाचा लोग, खास करके मौसा लोग, जीजा जी लोग, जिसको बैठ के काम करना, फूफा लोग, ये लोग सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है। भाई आप बैठिए, थोड़ा सा मैनेजमेंट देखिए क्या है, कहाँ क्या घट रहा बढ़ रहा। आप टेंट वाला को बोल देगा क्या, ये देखिए भैया कोई दिक्कत होगा तो फूफा जी इनको बोल दीजिएगा। खाना जो बना रहा कैटर, उसको बोल दिए कोई दिक्कत होगा, कुछ घटे पड़ेगा तो फूफा जी को बोल दीजिएगा। अब फूफा जी कुर्सी लगा के बैठे हुए हैं, टेंट वाला आया, बोला भैया काटी घट गया है, तो फूफा जी काम नहीं करेंगे। अब फूफा जी खोजेंगे तुम लोग जैसा लड़का कौन घूम रहा है इधर उधर मोबाइल लेके। है बाबू सुनो इधर, क्या हुआ फूफा? जब तो काटी घट गया, जब बाजार से काटी ला उसको तो टेंट वाला को, तब तक उससे कैटर आ गया, बोला भैया पनीरवा दे दीजिए, फूफा जी पनीरवा दे दीजिए ना। अब पनीर कहाँ है? स्टोर में। दूसरा है बाबू सुन सुन सुन, कहाँ घूम रहा मोबाइल लेके, सुन इधर जा, स्टोर में जाता हूँ, पनीर रखल होगा, इनको लेके साथ जाओ, जितना बोलेंगे वहां उतना पनीर निकाल के देखो। तो ये क्या काम कर रहा है? कंट्रोलर है वो वही कर रहा, वो अपने से काम वही कर रहा है, डेटा कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा, डेटा डालेगा निकालेगा। अब वो क्या कर रहा है? हैंडलर रखा है अपना, काम करवाएगा, वो सिर्फ फॉरवर्ड कर देगा, काम कौन करेगा? वो करेगा। अब जिसको दुकान जाना हो समझे, वो बाइक से जा रहा है कि साइकिल से जा रहा है कि पैदल जा रहा है, बात समझ में आ रहा है? वो उसके लिए मॉडल क्या यूज करने होगा वो समझेगा। खाली तुम्हारा काम क्या? काम को फॉरवर्ड करना। तो इससे क्या होगा? लोड डिस्ट्रीब्यूट। सब काम फूफा जी करते तो प्रॉब्लम क्या होता कि फूफा जी चल गए
कांटी लाने के लिए। अब इधर कैटर वाला उनको खोज रहा है, तो ये पनीर हमको चाहिए, फूफा जी का बाजार, फूफा जी बाजार से आएंगे तब ना पनीर दिलाएंगे, तब तक तो काम लगा हुआ है। तो इससे क्या होगा कि परफॉर्मेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा ना। अब वो बेचारा कैटर का काम रुका, अब वो उसका खाना बनाने में लेट होगा। तो यही होता है सिकी वायरस, कि यहां पे क्या होगा कि हम काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सेग्रीगेट कर देंगे, इसका अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे कि तुम्हारा काम ये, तुम्हारा काम ये, तुम्हारा काम ये। अब कंट्रोलर सिर्फ मैनेजर का काम करेगा, सिर्फ काम को फॉरवर्ड करेगा, खुद से कोई भी काम नहीं करेगा। जैसे वहां पर हम लोग क्या करते थे कि वो डेटा रिसीव भी कर रहा है, फिर उसको डेटाबेस से कनेक्शन स्टेब्लिश कर रहा है, फिर कॉन्टेक्स्ट में ऐड कर रहा है, फिर सब कौन कर रहा है, कंट्रोलर कर रहा है। यहां कंट्रोलर कुछ नहीं करेगा, ये खाली काम को फॉरवर्ड करेगा। तो चलिए शुरू से देखते हैं इसको, ये भी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन। सीकी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कमांड क्वेरी रिस्पांसिबिलिटी। इट्स अ डिजाइन पैटर्न, क्लियर समझो, ये क्या है, डिजाइन पैटर्न। आज के में एमवीसी भी क्या है, डिजाइन पैटर्न है। सीकी वायरस भी क्या है, डिजाइन पैटर्न है। इसी तरह से सॉलिड होता है, वो भी क्या होता है, डिजाइन पैटर्न होता है। अलग अलग डिजाइन पैटर्न है जो अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जाता है एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर। सेपरेट द रीड मतलब होगा क्वेरी एंड द राइट मतलब कमांड ऑपरेशन इन डिफरेंट मॉडल। वो अलग अलग मॉडल में क्या करता है, सेग्रीगेट कर देता है। क्यों यूज करेंगे सीकी वायरस, तो बेटर स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मतलब समझते हो, वो लार्ज स्केल में काम हो सके, स्केल को बढ़ाया जाता है। स्केल का मतलब क्या हो गया कि ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट लेके उसको प्रोसेस करके जल्दी जल्दी इसको डिलीवर किया जा सके। तो रीड एंड राइट मॉडल कैन स्केल इंडिपेंडेंटली। अब यहाँ पे क्या है कि एक ही मॉडल रीड में भी यूज हो रहा है, राइट में भी यूज हो रहा है। प्रॉब्लम था यहाँ रीड के लिए अलग मॉडल होगा, राइट के लिए अलग मॉडल होगा, तो दोनों अलग अलग काम करेगा। बात समझ में आ रहा है, दोनों एक ही मॉडल, अब एक मॉडल एक काम में दीजिए तो दूसरी जगह यूज नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ अगर दोनों अलग अलग काम करेगा तो दोनों का काम पैरेलल चलेगा, तो जल्दी काम होगा, तो इसलिए ज्यादा काम हो सकता है। इंप्रूव परफॉर्मेंस, क्वेरी कैन बी ऑप्टिमाइज सेपरेटली फ्रॉम द कमांड। यहां पे क्या है कि तुम क्वेरी को अलग ढंग से ऑप्टिमाइज कर सकते हो, कमांड को अलग ढंग से ऑप्टिमाइज का मतलब होता है कि क्वेरी इस तरह से बनाना ताकि वो कम से कम समय में काम करके दे दे, तो वो कर सकते हो। सिंपलर मॉडल, ईच मॉडल ओनली हैंडल वन कंसर्न। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि एक ही मॉडल को हम रीड में भी यूज कर सकते हैं, राइट में भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ क्या है, रीड के लिए अलग मॉडल है, राइट के लिए अलग मॉडल है, तो यहाँ क्या होगा, सिंपल मॉडल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लियर सेपरेशन, बेटर मेंटेनेबिलिटी एंड टेस्टेबिलिटी। देखो इसमें क्या है, क्योंकि दोनों काम अलग अलग लोग कर रहा है, तो दोनों को हम अलग अलग मेंटेन कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। जैसे मान लो किसी के एक एग्जांपल दे रहे हैं कि कल के मान लो तुम्हारा क्वेरी वाला में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या कुछ ऐड करना है, तो अगर कंट्रोलर को तुम छेड़ोगे तो जब तक कंट्रोलर में तुम काम कर रहे हो ना रीड का काम हो पाएगा ना राइट का काम हो पाएगा। लेकिन अगर मान लो कि रीड के लिए अलग कंपोनेंट है, राइट के लिए अलग कंपोनेंट है, रीड में कुछ चेंजेस करो तो राइट वाला काम तुम्हारा क्या हो रहा है, चलते रह रहा है, तो तुम आसानी से उसको मेंटेन कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नीड क्या है, तो वही सब चीज है, सेपरेशन कंसर्न। दिस सेपरेशन मेक योर कोड इजियर अंडरस्टैंड, मेंटेन एंड टेस्ट। ऐसा कोड बन जाता है उसको आसानी से समझा जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है, टेस्ट किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कमांड को अलग कर दिया जाता है और क्वेरी को अलग। कमांड में क्या क्या आता है, क्रिएट, अपडेट और डिलीट वाला काम अलग कोई करेगा, और डेटा निकालने का, रिट्रीव करने का काम कोई अलग करेगा, तो यहाँ सेपरेट हो जाता है कंसर्न्स। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, यू कैन ऑप्टिमाइज रीड एंड राइट डिफरेंटली। रीड को किस तरह से हम कोड लिखेंगे कि मेरा ज्यादा फास्ट काम करेगा, राइट का कोड किस तरह से लिखेंगे कि मेरा ज्यादा फास्ट काम करेगा, दोनों को सेपरेटली कर सकते हैं। ठीक है, स्केलेबिलिटी बताए कि दोनों काम अगर अलग अलग होगा तो इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा काम एक साथ, ट्रैफिक मैंने समझता हूँ, जो रिक्वेस्ट आता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रैफिक बोलते हैं। तो स्केल रीड एंड राइट पार्ट इंडिपेंडेंटली फॉर हाई ट्रैफिक सिस्टम। Read query can be offloaded to read replicas while write operation hit the main database। तो देखो सिंपल सी बात है, रीड राइट यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा अलग अलग होगा। तो रीड जो कर रहा है वो इसमें, अच्छा इसमें एक और चीज होता है तुमको बताया नहीं, यहाँ रीड वाला में होता है क्या कि तुम्हारा जब डेटाबेस में डेटा रहता है उसको लाके अपने पास कैच कर लेता है। कैच मतलब क्या होता है, लोकल में लाके रख लेता है, रीड के लिए बार बार डेटाबेस से कनेक्ट नहीं करता है, तो लोकल से उठा के डेटा देते चला जाएगा, कॉपी से उसको डेटाबेस से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और राइट में क्या होगा, राइट में वो डेटाबेस में जाएगा, तो दोनों काम हमारा अलग अलग होगा ताकि तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक को हैंडल कर पाए। सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक। अब मान लो कि कोई ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, जैसे अभी याद होगा हम लोग बहुत सारा प्रोजेक्ट बनाए, तो प्रोजेक्ट में क्या, कंट्रोलर के अंदर ही हम लोग आईडी जनरेट कर रहे हैं, तो कंडीशन चेक कर रहे हैं, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। तो जो कॉम्प्लेक्स काम है वो कंट्रोलर के अंदर लिखते हैं, तो कंट्रोलर काफी ज्यादा क्या हो जाता है, बल्कि हो जाता है। उसको यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि वो काम तो दूसरा कोई करेगा, हैंडलर करेगा। तो यहाँ पे क्या है, जैसे राइट ऑपरेशन ऑफन है बिजनेस रूल, वैलिडेशन वर्क फ्लो, जैसे वैलिडेशन कर रहा, डेटा आया तो वैलिडेट करना,
फिर उसको वर्कफ्लो कहाँ किसको डेटा को भेजना नहीं, तो वो सब कॉम्प्लेक्स लॉजिक होता है। तो यहाँ पे सिंपल है, बाय सेपरेटिंग राइट कमांड दिस लॉजिक बिकम मॉडुलर एंड मेंटेनेबल। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग राइट के लिए अलग कोड लिखेंगे, रीड के लिए अलग कोड लिखेंगे, और राइट के लिए भी कोड अलग जगह लिखा जाएगा, तो उसको आसानी से मेंटेन किया जाता है। इंप्रूव मेंटेनेबिलिटी एंड टेस्टिंग, हम बोले कि उसको आसानी से मेंटेन किया जा सकता है, आसानी से टेस्ट किया जा सकता है। तो ये सब उसका कुछ फायदा है। अब कभी भी CQRS का काम करेंगे, यहाँ पे क्या क्या एक्स्ट्रा कंपोनेंट, मॉडल व्यू कंट्रोलर तो बनेगा ही बनेगा, और क्या क्या बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बनाना पड़ता है कमांड। क्या बनाना पड़ता है? जो रिक्वेस्ट टू मॉडिफाई डेटा, एक अलग से क्लास बनेगा जिसमें इंसर्ट डिलीट अपडेट का कोड अलग से लिखा जाएगा, और एक होता है उसका कमांड हैंडलर। ठीक है, एग्जीक्यूट द लॉजिक फॉर कमांड, तो कमांड यहां लिखा रहेगा लेकिन उसको कॉल कराएंगे कहां से? यहां से। उसी तरह से एक बनेगा क्वेरी, और क्या बनेगा? क्वेरी हैंडलर। तो एक क्वेरी बनेगा और क्या बनेगा? क्वेरी हैंडलर बनेगा। कोड यहां लिखा रहेगा, कॉल इससे करा जाएगा। और एक बीच में मीडिएटर भी कोई कोई लोग बनाता है, ये बना भी सकते हैं और नहीं बना सकते, लेकिन बहुत लोग अब इसको भी यूज कर रहा है। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स बनता है, जिस कंपोनेंट्स को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसका पूरा एक प्रोजेक्ट बना के देखते हैं कैसे बनेगा। इसके लिए हम लोग विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं। एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। MVC नेक्स्ट, कहाँ बनाना है वो लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। एक्चुअली लोकेशन यहाँ पे गलत दिख रहा है, तो जहाँ बनाते हैं वहां पे नहीं है। प्रोग्राम्स PS CQRS डेमो, तो CQRS डेमो ऑलरेडी है, डेमो 1 कर देते हैं। हाँ, यहाँ फोल्डर सेलेक्ट करना था, नाम तो यहाँ देना है ना, CQRS डेमो। नेक्स्ट पे क्लिक किए, जो भी आ रहा है हम 9 भी ले सकते हैं, स्टैंडर्ड अभी 9 आ गया न्यू। उसके बाद क्रिएट, एक बार जब क्रिएट हो जाएगा तो अब हम लोग को मान लो कि इसमें डेटाबेस पे काम करना है, तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या होता है? मॉडल बनाना। तो मान लो तुमको प्रोडक्ट का डिटेल सिर्फ रखना है कि प्रोडक्ट का आईडी, नेम और प्राइस, फिलहाल 3 ही चीज रखते हैं। हाँ, क्रड होगा। क्रड देखो, तुम्हारा एक क्वेश्चन है कि इसमें क्रड होता है, पहले ये समझो। CQRS एक मॉडल है, तुम इसमें कुछ भी कर सकते हो, जो काम होता है। जैसे MVC से पहले भी तो क्रड होता था, व्यू मॉडल है, उसी तरह से इसमें कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स ऐड होगा, तो काम तो वो सारा होगा जो पहले होता था। तो पहला काम क्या है? मॉडल बनाना। तो मान लो तुमको प्रोडक्ट का काम करना है, क्योंकि डेटाबेस से ही काम करना, तो एक मॉडल बनाएंगे जो मेन मॉडल होगा। यहाँ पे क्लास किए, इसका नाम देते हैं प्रोडक्ट डॉट CS। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? पब्लिक INT ID गेट और सेट, पब्लिक स्ट्रिंग नेम, प्रोडक्ट का नाम हो गया, और उसका कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं। एकदम सिंपल से जो हम लोग पहले करते आए हैं वही कर रहे हैं। ये मेरा क्या बन गया? मॉडल। मॉडल कहां बना मेरा? मॉडल डेटाबेस में। दूसरा जो हम लोग को बनाना पड़ेगा वो बनाना पड़ेगा एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करना, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कोड फर्स्ट यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं? एक अलग से फोल्डर बनाते हैं डेटा के नाम से एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट को रखने के लिए। ऐड फोल्डर, यहाँ क्या कर दिए? डेटा, राइट क्लिक, ऐड, और एक क्लास बना लेंगे हम लोग, और इसका नाम दे देंगे ऐप DB कॉन्टेक्स्ट या एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट, जो भी देना चाहते हैं। कोई भी जो एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट होता है वो एक क्लास से इनहेरिट होता है, किससे? DB कॉन्टेक्स्ट से। तो यहां हम लोग क्या कर देंगे? DB कॉन्टेक्स्ट, अब यहाँ एरर आ रहा है क्योंकि इसके लिए कुछ पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? है ना यहाँ पे
अच्छा, हम लोग पैकेज इंस्टॉल नहीं किए, चीज भूल गए। याद होगा कि कभी भी डेटाबेस के साथ काम करने के लिए 3 पैकेज इंस्टॉल करते हैं ना हम लोग, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, मैंने डिजाइन टूल्स और एसक्यूएल सर्वर का ब्राउज में गए, इसलिए वो मिल नहीं रहा था। यहां जाकर देंगे डिजाइन, तो माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट डिजाइन प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, इंस्टॉल, एक्सेप्ट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टूल्स, तो टूल्स तो हो गया, टूल्स पहले से है, टूल्स भी हो गया है, ऑलरेडी है, ठीक है। तो अगला क्या होगा, एसक्यूएल सर्वर, इंस्टॉल, आ गया। आ गया ना यहाँ यूजिंग, ले लिए। उसके बाद इसका क्या करना पड़ता है, कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है, तो हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका यहां से कंस्ट्रक्टर ऐड कर देते हैं। नहीं आ रहा ऑप्शन, नहीं आ रहा तो हम लोग खुद से बना लेंगे। पब्लिक ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट, और यहां पर हम लोग क्या करना पड़ता है, डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है। डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस का ऑप्शन, और ये इसको कहां पास कर देते हैं हम लोग, बेस के अंदर, और कुछ नहीं होता है। उसके बाद जो हम लोग क्या बनाए हैं, मॉडल बनाए हैं, उसका डीबी सेट ऐड करना पड़ता है। तो डीबी सेट कैसे ऐड करेंगे हम लोग, डीबी सेट ऐड करते हैं, डीबी सेट, और यहां पर हम लोग क्या पास कर देंगे, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट्स, और ये पब्लिक हो जाता है, क्या हो जाता है, पब्लिक। प्रोडक्ट हम लोग कहां बनाए हैं, उसका पैकेज को इंस्टॉल करना, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमारा डीबी सेट भी बन गया, ठीक है। ये दो काम हो गया हमारा, डीबी सेट भी बन गया और मॉडल बन गया। अगला काम क्या होगा, कनेक्शन स्ट्रिंग को हम लोग को सेट करना पड़ता है, कहां पे, ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर। ये जो कॉमा है इसके नीचे आते हैं, यहां पे क्या लिखते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग्स, फिर यहाँ क्या लिखते हैं, कॉन एसटीआर या कुछ भी नाम दे सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या देते हैं, फिर वही सर्वर इक्वल्स टू, सर्वर का नाम हम लोग को निकालना होगा एसक्यूएल सर्वर से, ठीक है। जब तक खुल रहा है तो सर्वर का नाम दे देंगे। फिर क्या होता है, अगर मान लो कि मेरा नहीं, पहले अगर विंडो ऑथेंटिकेशन है तो ट्रस्टेड कनेक्शन, यूजर तुम्हारा एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन है तो यूजर आईडी पासवर्ड देंगे, ट्रस्टेड कनेक्शन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ट्रू। उसके बाद ट्रस्ट ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इक्वल्स टू, इसमें टाइम लग रहा तो हम एक काम करते हैं, मेरे पास पहले से कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोजेक्ट में डाला हुआ होगा, उसी को कॉपी कर लेते हैं। थोड़ा एसक्यूएल सर्वर खुलने में मेरा टाइम ले रहा है आजकल, पता नहीं। प्रोग्राम्स पीएस, ऐप सेटिंग डॉट जेसन, इसी को डाल देते हैं यहाँ पे हम लोग। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन एसटीआर, देखो तो कॉन एसटीआर सर्वर दे दिए। डेटाबेस का नाम क्या देते हैं, डेटाबेस का नाम हम लोग चेंज कर देते हैं, यहाँ पे देते हैं सपोज CQRS DB। उसके बाद ट्रस्टेड कनेक्शन इक्वल्स टू ट्रू, मल्टीपल कनेक्शन वाला दे दिए हैं, क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी मल्टीपल कनेक्शन भी होता है,
ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट, अच्छा ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट्स में अंडरस्कोर नहीं होता, तो मेरा ये भी कनेक्शन स्ट्रिंग भी क्या हो गया, सेट हो गया। देख लो एक बार, थोड़ा सा इसको हम कम करके दिखा देते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग में मेरा क्या है, कनेक्शन स्ट्रिंग का भी काम हो गया। कनेक्शन स्ट्रिंग एक बार जब काम हो जाएगा तो अब इस कनेक्शन स्ट्रिंग को कहां पे रजिस्टर करना पड़ता है आपको, तुमको program.cs को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। हाँ, इसके बाद कॉमा नहीं होता है यहाँ पे, हाँ यहाँ होता है, जब जब ये तुम्हारा खत्म होगा एक ग्रुप कॉमा देना होगा, ये हो गया। अब चलते हैं program.cs। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऐप को बिल्ड करने से पहले बिल्डर डॉट, थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देते हैं, सर्विसेज डॉट एड डीबी कॉन्टेक्स्ट, और इसमें मेरा क्या है, ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट है। फिर यहां पर हम लोग क्या देना पड़ता है, एक्स डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर, और यहां पर हम लोग को क्या करना पड़ता है, यहां पे देना पड़ता है बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, और इसके अंदर क्या देते हैं, कौन एसटीआर, जो भी वहां नाम दिए वो। तो ये मेरा ये भी काम हो गया। देखो ये जो सर्विसेज को सर्विस को ऐड कर लिए, ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट, हम लोग पहले जो भी लोग पहले देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है तुम्हारा एंटिटी फ्रेमवर्क, उसको पता होगा ये क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये कैसे काम करता है। यहाँ से इसका ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाएगा और सारा ऑप्शंस कहाँ पास कर देगा, वो पास कर देता है यहाँ पे, उसको जानकारी मिल जाता है कैसे कनेक्शन करना नहीं करना है। यहाँ तक काम होने के बाद अब हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे CQRS नाम से, इस नाम से, क्योंकि उसका सारा चीज कहाँ रखेंगे, वहीं पे रखेंगे। नहीं इसमें नहीं, वो दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट या तो अगर जहां से डेटाबेस कनेक्शन करके काम करना है तो अगर हम लोग कंट्रोलर के अंदर करते तो वहां करेंगे, नहीं तो अभी हम लोग इसको कहां करेंगे, तुम्हारा हैंडलर के अंदर। तो यहाँ एक और फोल्डर बनाएंगे अब हम लोग, ऐड न्यू फोल्डर, इसका नाम है CQRS। हाँ CQRS किए। अब CQRS के अंदर तुमको अब बनाना होगा दो कमांड, क्रिएट प्रोडक्ट कमांड और क्वेरी कमांड। तो पहला होगा हमारा, अब देखो यहाँ क्या बोले थे, हम बताए थे ना तुमको कि मॉडल मेरा क्या होगा, दोनों के लिए अलग अलग होगा। तो एक मॉडल हम लोग बनाएंगे कमांड के लिए जो इंसर्ट डिलीट अपडेट में काम आएगा, और एक मॉडल बनाएंगे हम लोग किसके लिए, क्वेरी के लिए। तो पहला जो क्लास बनेगा वो मेरा क्या बनेगा, अच्छा इसके अंदर दो फोल्डर बनाएंगे CQRS के अंदर। एक फोल्डर बनेगा मेरा कमांड के नाम से, इस नाम से बनेगा कमांड, क्योंकि हम लोग सब कुछ यहाँ पे सेपरेट कर रहे हैं। एक फोल्डर बनेगा मेरा क्वेरी के नाम से, किस नाम से, क्वेरी। अब कमांड के अंदर कमांड का मॉडल और कमांड का हैंडलर, और क्वेरी के अंदर क्वेरी का मॉडल और क्वेरी का हैंडलर। तो कमांड के अंदर पहले कमांड का मॉडल बनाते हैं, एक मॉडल के लिए तो क्लास ही बनता है। इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम जनरली क्या होगा, अगर कमांड वाला है तो यहां लिखते हैं क्रिएट, ये लिखते हैं क्रिएट, फिर तुम्हारा क्या देंगे, जो मॉडल का नाम है ओरिजिनल मॉडल का क्या है, प्रोडक्ट, उसके लिए बना रहे हैं। और तीसरा यहाँ पे क्या देना पड़ता है, यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट, और उसके बाद देंगे हम लोग कमांड, क्या देंगे, कमांड डॉट, क्योंकि कमांड के लिए बन रहा है। और इसके अंदर आईडी नहीं डालेंगे, आईडी तो अपने आप जनरेट होता है। तो इसके अंदर बाकी, इसमें से जो आईडी छोड़ के बाकी जो कॉलम्स है मेरा, बाकी कॉलम क्या है, ये दोनों, तो हम लोग वो दोनों देंगे वहां पे, ठीक है। तो ये भी मेरा काम हो गया। तब बोले थे ना इसका अपना अलग मॉडल होगा, अलग अलग मॉडल बन गया। अब एक बनेगा कमांड हैंडलर, क्या बनेगा, जिसके अंदर वो सारा डेटाबेस कनेक्टिविटी वगैरह का सारा कोड रहेगा, कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाना, जो भी चीज है। तो अब हम लोग अगला क्या बनेगा, इसके अंदर कमांड के लिए एक मॉडल बनेगा और कमांड के लिए एक हैंडलर बनेगा। तो यहां करेंगे ऐड, और यहां पे हम लोग क्या दे देंगे, यहां पे हम लोग दे देंगे क्लास, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा क्रिएट, इसमें भी क्रिएट होगा, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट, और हैंडलर है तो। अब इसमें थोड़ा सा समझने का चीज है, मेरे पास एक मॉडल था, ध्यान से समझना, प्रोडक्ट,
तो एक मॉडल प्रोडक्ट के लिए एक क्या बना कमांड और एक क्या बना हैंडलर। अगर मान लो कि प्रोडक्ट के साथ मान लो तुम्हारा सेल्स नाम का एक मॉडल रहता तो फिर क्या होता, सेल्स के लिए क्या बनता, क्रिएट सेल्स कमांड और क्रिएट सेल्स हैंडलर। तो जितना मॉडल होगा हर मॉडल के लिए फोल्डर कमांड ही के अंदर बनेगा, लेकिन हर मॉडल के लिए एक क्या बनेगा तुम्हारा क्रिएट और वो मॉडल का नाम और कमांड। हर मॉडल के लिए कमांड बनेगा और हर मॉडल के लिए क्या बनेगा, हैंडलर बनेगा। यही चीज ध्यान में रखना होगा, ये नहीं कि हम एक ही बार बनाएंगे। जितना तुम्हारा मॉडल होगा उतना तुम्हारा उसका कमांड बनेगा और उसका हैंडलर बनेगा। मेरे पास एक था तो इन लोग एक बनाए, तो ये बन गया क्रिएट प्रोडक्ट हैंडलर। अब हैंडलर जो होगा यही मेरा मेन है, जहां से पूरा डेटाबेस का काम होगा, जहां से मेरा पूरा डेटाबेस का काम होगा। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या होगा। अब देखो तुम लोग अगर याद होगा कि हम लोग अगर कंट्रोलर के अंदर डेटाबेस का काम करते हैं तो पहले क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो क्रिएट रीड ओनली, और यहां पे हम लोग क्या दे देंगे, ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट का क्या दे देंगे, कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद यहां पे क्या होता था, इसका हम लोग क्या बनाते हैं, इसका हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। इसका कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा, यहां सेलेक्ट करके और यहीं पे हम लोग क्या कर देंगे, जनरेट कंस्ट्रक्टर बन गया। अब इसके अंदर आपको वो फंक्शंस बनाना पड़ता है जो इंसर्ट डिलीट अपडेट करेगा। फिलहाल हमको क्या करना है, इंसर्ट करना। क्या करना है, इंसर्ट करना। तो इंसर्ट करने के लिए अब हम लोग इसके अंदर क्या बनाएंगे, एक मेथड बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे जो एसिंक्रोनस फंक्शन होगा। तो यहां क्या होगा, पब्लिक एसिंक, फिर यहां क्या देंगे, टास्क, और टास्क में क्या दे देंगे, यहां पे हम लोग टास्क के बाद देंगे हैंडल या हैंडलर, हैंडल देते हैं। और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट आएगा, मालूम है किसका, जो तुम्हारा ये है क्रिएट प्रोडक्ट कमांड का। ये कैसे काम करेगा इसका पूरा बताएंगे, क्रिएट प्रोडक्ट कमांड का कमांड। तो यही इसी में डेटा आएगा। डेटा किसमें आएगा, इसी में आएगा। कहां से आएगा, कैसे आएगा, बाद में आएगा। अब जब डेटा आपके पास आ गया तो जो भी वैलिडेशन करना है, ठीक है, और कैसे डेटाबेस में डालना, उसका कोड कहां लिखना पड़ेगा, यहां पे। तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसके अंदर आएगा तो अब डेटाबेस में जो जाएगा वो ये नहीं जाएगा। डेटाबेस में कौन जाता है, मेन वाला है, क्या जाता है, जो मेन तुम्हारा मॉडल है वो जाता है। तो उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग करेंगे उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट का पी या प्रोडक्ट दे दिए इक्वल्स टू न्यू प्रोडक्ट, और हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा डेटा इसमें आया है उसको इसमें ट्रांसफर करेंगे। इसमें किसमें ट्रांसफर करेंगे, आईडी तो अपने आप जनरेट होता है, तो हम लोग यहाँ पे किसमें ट्रांसफर करना है, नेम में। तो नेम इक्वल्स टू कमांड डॉट नेम, और दूसरा क्या ट्रांसफर करना है, डिस्क्रिप्शन इक्वल्स टू कमांड डॉट डिस्क्रिप्शन। तो अब मेरे पास वो ऑब्जेक्ट तैयार है जिसको डेटाबेस में डाला जा सकता है। डेटाबेस में डालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस में डालने के लिए अगर तुमको याद होगा तो कॉन्टेक्स्ट डॉट, जो मेरा वहां क्या बना हुआ, प्रोडक्ट्स, यहां हम लोग बनाए ना प्रोडक्ट्स, एक्चुअली ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये प्रोडक्ट्स को हम लोग थोड़ा सा ही पी कर देते हैं, कैपिटल, क्या कर देते हैं, जनरली ये कैपिटल में ही रहता है। नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग उसी तरह से करते जो चलता है। प्रोडक्ट्स डॉट ऐड, और यहाँ किसको ऐड कर दिए, प्रोडक्ट को, और फिर इसको सेव करना डेटाबेस में। तो हम लोग क्या करेंगे, अवेट, क्योंकि मेरा क्या है, एसिंक्रोनस मेथड है, तो अवेट कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंज ऐसी। तो अब देखो क्या हो रहा है कि जो कोड हम लोग कंट्रोलर के अंदर लिखते थे वो कोड हम लोग कहां डाल दिए, हैंडलर के अंदर डाल दिए। जो अलग कोई देखेगा वही फूफा जी वहां से इसको भेज देंगे। अब ये भाई साहब जो है, अब ये कहां से पनीर लाना है, कहां से कांटी लाना है, कहां से डीजल लाना है, ये समझेंगे। वो अपने से कुछ नहीं करेगा, उसके पास रिक्वेस्ट आएगा, वो डेटा यहां क्या करेगा, भेज देगा। बात समझ आ रहा है। तो ये मेरा एक बन गया, कौन सा, पहला काम खत्म हो गया, कौन सा, क्रिएट का। इसी तरह से हम किसका बना सकते हैं, अपडेट का, डिलीट का भी बना सकते हैं। उसके लिए फंक्शन का नाम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, या हम चाहे तो यहाँ क्रिएट भी रख सकते थे। ये नाम हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, कोई जरूरी कि हैंडल ही नहीं, इसका नाम हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल क्रिएट वाला ही रखते हैं। अब हमारा अगला काम क्या है, अगला काम है क्वेरी वाला। क्या है, तो क्वेरी के लिए कमांड बनाना पड़ेगा। चलिए करते हैं। तो क्वेरी का जो कमांड बनेगा वो कहां बनेगा, क्वेरी फोल्डर के अंदर बनेगा। कहां बनेगा, राइट क्लिक, ऐड और क्लास, और इसका नाम क्या होगा, गेट ऑल प्रोडक्ट क्वेरी, गेट ऑल प्रोडक्ट क्वेरी, क्योंकि ये सारा प्रोडक्ट का डिटेल दिखाएगा, डॉट cs।
और मजेदार बात क्या है ना कि यहां कुछ भी नहीं लिखना पड़ता, इसके अंदर आपको डेटा निकालने वाले में आपको कुछ भी देने का जरूरत नहीं है, जो भी काम होगा इसका हैंडल में काम होगा। कहां काम होगा? हैंडल। तो चलिए अब इसका हैंडल बनाते हैं, राइट क्लिक, ऐड, और ये कहां बन रहा है? क्वेरी वाले में बन रहा है, ऐड, और यहां क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा क्लास, इसका नाम हम लोग दे देंगे गेट ऑल प्रोडक्ट क्वेरी हैंडलर। गेट ऑल, क्योंकि उसका नाम क्या है? यहाँ पे, यहाँ क्रिएट प्रोडक्ट था, यहाँ क्या है? तो उसके लिए क्या बना? क्रिएट प्रोडक्ट हैंडलर। यहाँ पे क्या है? गेट ऑल प्रोडक्ट क्वेरी है, तो गेट ऑल प्रोडक्ट क्वेरी हैंडलर बन जाएगा। तो लास्ट में एक में कमांड ऐड हो जाता है और एक में क्या ऐड हो जाता है? हैंडलर ऐड हो जाता है। गेट ऑल प्रोडक्ट, ऐसे नाम को जरूरी कि यही देंगे, आपको नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन फिर इसको यूज करते समय यही यूज करना पड़ेगा, क्वेरी। हाँ, इसलिए नाम ऐसा देना पड़ता है ताकि समझ में आए। आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे भी डेटाबेस का काम करना है। यहाँ किसका काम करना है? डेटाबेस का। तो डेटाबेस का अगर आपको काम करना है तो वही काम करना पड़ेगा। पहले कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, प्राइवेट रीड ओनली ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट, फिर इसका कंस्ट्रक्टर जनरेट करना पड़ेगा। सिलेक्ट किए, फिर क्विक वाले में जाके जनरेट कंस्ट्रक्टर कर देंगे। ऐसे चाहे तो तुम लिख भी सकते हो, हम लोग लिखने में टाइम लगता है इसलिए। अब इसके अंदर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो तुमको क्या करेगा? डिटेल निकाल के देगा। तो चलिए इसके अंदर फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक फंक्शन का नाम होगा गेट ऑल, सॉरी ये तो हो गया ना हम लोग का। हम लोग को फंक्शन बनाएंगे तो पब्लिक एसिंग टास्क, और ये टास्क में क्या रिटर्न करेगा? तो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे क्या देना होगा? लिस्ट, और लिस्ट के अंदर क्या देना होगा? प्रोडक्ट। तो इसका रिटर्न टाइप क्या हो गया? ये जब भी होगा वो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट रिटर्न करेगा। इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद इसको आप पैकेज को इंपोर्ट कर लेते हैं, यूजिंग कर लिए, और यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या दे देंगे? हैंडल। इसका भी नाम क्या दे दे रहे हैं? इसके पास क्या आएगा? तो इसके पास आएगा वही, जैसे इसके मेथड के पास इसका ऑब्जेक्ट आ रहा था इसका मॉडल का, तो इसका मॉडल का आएगा। तो इसका मॉडल क्या है? गेट ऑल प्रोडक्ट क्वेरी का क्वेरी ले लिए, और यहां पे आपको करना होगा रिटर्न अवेट टास्क डॉट, यहां थोड़ा सा देखना होगा फ्रॉम रिजल्ट, क्योंकि यहां पे तुमको डेटा रिटर्न करना है। तो गेट अवेट टास्क डॉट फ्रॉम रिजल्ट कहां से? ये बोला कि भाई एक एसिंक्रोनसली डेटा रिटर्न करेगा। कहां से? जो डेटा आएगा, डेटा कहां से आएगा? तो कॉन्टेक्स्ट, याद है ना डेटा कैसे निकालते थे? कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट्स डॉट टू लिस्ट। ये फंक्शन जब कॉल होगा तो इसका काम क्या है? इसका काम सिंपल सा है कि जितना भी प्रोडक्ट है उसका डेटा निकालना और उसको लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या कर देना? रिटर्न कर देना। तो अब देखो ये दोनों कोड पहले हम लोग कंट्रोलर के अंदर लिखते थे, अब ये दोनों कोड हम लोग कहां लिख दिए? दो अलग अलग कंसर्न बना दिए, सेपरेट कर दिए। क्रिएट को अलग, मतलब कमांड को अलग कर दिए, सेपरेट कर दिए, सेग्रीगेशन, और क्वेरी का क्या कर दिए? अलग कर दिए। अब इसी को यूज करना है कहां पे? कंट्रोलर के अंदर। कहां यूज करना है? कंट्रोलर के अंदर। तो कंट्रोलर के अंदर कैसे यूज होगा? चलिए देखते हैं। इसके लिए कंट्रोलर तो होना चाहिए पहले, कंट्रोलर तो हम लोग बनाए ही नहीं है। चलिए कंट्रोलर में कुछ क्या है? होम कंट्रोलर नहीं, हमको प्रोडक्ट कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। तो राइट क्लिक, ऐड, और यहां क्या करेंगे? कंट्रोलर एम्प्टी लेके ऐड करेंगे, और यहां क्या देंगे? प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट सीएस। यहां पे आ गया इंडेक्स। अब यहां पे ध्यान से देखना होगा कि तुमको काम किसको भेजना है? काम भेजना है तुमको ये हैंडलर को। कौन कौन हैंडलर को? एक तुमको भेजना है प्रोडक्ट हैंडलर को, और एक किसको भेजना है? गेट ऑल प्रोडक्ट क्वेरी को। तो जब तुमको काम भेजना तो उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा यहां पे। तो हम लोग आएंगे यहां पे, सबसे पहला काम क्या होगा? ये दोनों क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाते थे ना, इस बार किसका बनाएंगे? प्राइवेट रीड ओनली। अब कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट ना बनाएंगे, किसका बनाएंगे? क्रिएट प्रोडक्ट हैंडलर का एक क्या कर देंगे?
इसका नाम दे देंगे हम लोग क्रिएट हैंडलर। क्या दे देंगे? क्रिएट हैंडलर। और एक किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा आपको? क्वेरी हैंडलर का। तो रीड ऑनली, यहां पे क्या हो जाएगा? गेट ऑल क्वेरी हैंडलर का, इसका नाम क्या दे देंगे? क्वेरी हैंडलर। अब अगर याद होगा कि हम लोग जब कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाते थे तो हम लोग का कंस्ट्रक्टर में उसका पास करना पड़ता था। तो यहां पे ये दोनों को सेलेक्ट करके कंस्ट्रक्टर जनरेट करेंगे। क्या करेंगे? कंस्ट्रक्टर। इसमें क्या होगा? हम लोग को वहां से सर्विस ऐड करना होगा। कैसे ऐड होगा बताएंगे। तो यहां पे उस दोनों लाइन को सेलेक्ट करके और इसको सेलेक्ट कर लेना। देखो तो इससे क्या होगा? एक कंस्ट्रक्टर बनेगा जिसमें दोनों का ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि यहां पे तो हम लोग सिर्फ क्या किए? रेफरेंस टाइप बनाया। इसके पास आएगा, कहीं से तो आएगा। उसका ऑब्जेक्ट तो हम लोग कहीं डायरेक्टली बना रहे हैं न्यू करके, इसके पास वो आएगा। कहां से आएगा हम बाद में बताएंगे। पुराण.cs के अंदर उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो अब मेरे पास कंट्रोलर के अंदर अगर ये जब पूरा ऑब्जेक्ट बनेगा इसका, तो मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू ये दोनों, इसके दोनों का हैंडल को हम लोग कॉल करा सकते हैं। अब मेरे पास क्या है? इंडेक्स है। क्या है? इंडेक्स में जनरली क्या होना चाहिए? इंडेक्स में जनरली मेरा डेटा आता है। क्या आता है? वहां से डेटा आ जाता है। तो हम लोग को डेटा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेटा कौन दे रहा है? डेटा दे रहा है मेरा क्वेरी हैंडलर। तो यहां पर हम लोग करेंगे वेर प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू क्वेरी हैंडलर डॉट हैंडल। बस उसके फंक्शन को कॉल करा दिए। यहां पे देखो, यहां कोई कोड नहीं लिखा हुआ है। ये क्या कर रहा है? क्वेरी हैंडलर का ऐसा, ये क्योंकि तुम्हारा अभी ध्यान रखो कि हमारा क्या है? हैंडल को हम लोग क्या बनाए थे? एसिंक्रोनस बनाए थे। तो यहां क्या लिखना पड़ेगा? अवेट। और जब यहां अवेट लिख रहे हैं फिर यहां क्या लिखना पड़ता है? एसिंग। और फिर इसको किसमें डालना पड़ेगा? टास्क के अंदर, क्योंकि वो एसिंक्रोनस है। तो यहां पे वहां एसिंक्रोनस नहीं रहता तो ये काम हो जाता। ये एरर क्यों आ रहा भाई? ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज तो भूल ही गए ना हम लोग कि जब ये फंक्शन को किसको कॉल करा रहे हैं हम लोग? हैंडल को। तो चलो यहां दिखाते हैं तुमको। कहां गया कहां गया? हैंडल को क्या चाहिए? एक ऑब्जेक्ट चाहिए। किसका? गेट ऑल प्रोडक्ट क्वेरी का। हम लोग तो दिए ही नहीं है। तो हम लोग को यहां पे ऐसे ही खाली पास करना पड़ेगा न्यू। क्या पास करना पड़ेगा? न्यू गेट ऑल प्रोडक्ट क्वेरी। क्योंकि उसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए तो आपको एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। ये फंक्शन जैसी कॉल होगा तो वहां पर वो डेटाबेस से कनेक्टिविटी करेगा। वहां से डेटा निकाल के क्या रिटर्न करेगा? ध्यान से देखो, वो रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट मेरे पास आ गया यहां पे। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे? प्रोडक्ट्स पास कर दिए। अब इसका क्या जनरेट कर देंगे? व्यू, जो क्या करेगा? सारा प्रोडक्ट को टेबल का फॉर्म में दिखा देगा। व्यू कैसे जनरेट करते हैं? राइट क्लिक, ऐड व्यू, रेजर व्यू ले लेंगे अगर हम लोग खुद से लिखना नहीं चाहते तो। यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? लिस्ट। मॉडल कौन सा है? प्रोडक्ट। डीबी कॉन्टेक्स्ट कौन सा है? एफडीबी कॉन्टेक्स्ट। और यहां क्या कर देंगे? ऐड। देखो आ गया, ये कोड जनरेट हो गया। अब हमारा अगला काम क्या है? अगला काम है हमारा क्रिएट का। तो क्रिएट के लिए भी क्या बनाना पड़ेगा? एक्शन मेथड। एक बार जब हमारा क्यू जनरेट हो गया इंडेक्स एक्शन मेथड का, जो कि सारा स्टूडेंट का डेटा को फेच करेगा, मतलब क्वेरी हैंडलर को कॉल करके और अपना काम कर लेगा। उसके बाद हम लोग अगला काम करेंगे, क्योंकि देखो डेटा रिट्रीव कब होगा? जब डेटा इंसर्ट होगा। और इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। तो अगला जो हमारा काम होगा वो होगा क्रिएट के लिए व्यू बनाना। क्या बनाना? क्रिएट के लिए व्यू। उसके लिए क्या होगा? पब्लिक। और वो क्रिएट क्या करेगा? आपको फॉर्म जनरेट करके देगा। मतलब गेट बनाना है तो पब्लिक। उसके बाद इसमें एसिंग देने की जरूरत है कि कोई प्रोसेस नहीं करते हम लोग, सीधे क्या करते हैं? इसमें तो कोई काम हो नहीं रहा है। इसमें तो सीधा सीधी क्या है आपका? वो व्यू दिखा देगा, आई एक्शन रिजल्ट। और यहाँ क्या दे देंगे? क्रिएट। और ये क्या करेगा? रिटर्न व्यू। अब अगला काम हमारा क्या होगा? रिटर्न व्यू के बाद इसका भी व्यू जनरेट करना पड़ेगा, जो क्रिएट का फॉर्म आपको क्रिएट करके देगा। तो चलो देखते हैं। राइट क्लिक, ऐड व्यू, जिसको भी स्कैफोल्ड कर लेंगे। रेजर व्यू, ऐड। यहाँ पे क्रिएट ही रहेगा व्यू नेम, और टेम्पलेट भी क्या हो जाएगा? क्रिएट। मॉडल नेम क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। बाकी सब कुछ वही रहेगा। और यहाँ क्या कर देंगे? ऐड।
एक बार जब इसका व्यू जनरेट हो जाएगा तब इसका बनाना पड़ेगा पोस्ट, जो वहां से क्या लेके आएगा, वहां से लेके आएगा तुम्हारा डेटा। और टाइम आ गया। यहां पे एक चेंजेस हम लोग को करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अगर याद होगा कि हम बताए थे कि जब हम लोग कमांड रन कराते हैं तो यहां पे इसका यूज नहीं करता है ये। यहां पे अभी फिलहाल हम लोग किसका यूज करेंगे? जो कमांड के लिए बनाए हुए हैं मॉडल, ठीक है, वो यहां पे क्या हो जाएगा, मॉडल्स के जगह पे CRQS हो जाएगा, डॉट कमांड डॉट क्रिएट प्रोडक्ट कमांड हो जाएगा। ये क्रिएट प्रोडक्ट कमांड के बेसिस पे ये पूरा का पूरा बनाया, और यहां से जब भेजेगा, क्योंकि यहां पे हम लोग मॉडल कौन सा यूज करें, क्रिएट प्रोडक्ट कमांड, उसका जो पोस्ट होगा उसमें जो पैरामीटर पास होगा वो भी क्या होगा, यही होगा, क्योंकि जो इसके पास आता है वही भेजता है। चलिए अब आते हैं यहां पे हम लोग प्रोडक्ट हैंडलर पे। अब इसका बनाएंगे पोस्ट, HTTP पोस्ट। इसमें क्या करेंगे, पब्लिक एसिंक करेंगे, क्योंकि यहां पे प्रोसेस होना है। आई एक्शन रिजल्ट या पहले देंगे टास्क, आई एक्शन रिजल्ट, और यहां क्या देंगे, क्रिएट। यहां क्रिएट हुआ। इसके अंदर जो पैरामीटर आएगा वो किसका आएगा, क्रिएट प्रोडक्ट कमांड का कमांड मान लो ले लिए। और अब जो इसमें डेटा आया है, ठीक है, उसको हमको कहां भेजना पड़ेगा, उसको हमको भेजना पड़ेगा किसके पास, हैंडलर के पास। चलिए अब हैंडलर में चलते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सीधा करेंगे अवेट। हैंडलर का तो ऑब्जेक्ट मेरे पास है ही, क्रिएट हैंडलर यहां बनाया ना हम लोग, देखो जैसे हम लोग क्वेरी हैंडलर बनाए थे, क्रिएट हैंडलर भी बनाए हुए हैं, उसका सिर्फ फंक्शन को कॉल कर देना है, क्रिएट हैंडलर डॉट हैंडल। और इसको एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा, देखते हैं। क्रिएट प्रोडक्ट का ही कमांड चाहिए, तो यहां पे तो मेरे पास वो ऑब्जेक्ट है ही, किस नाम से है, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट मेरे पास आया ना कमांड के अंदर, तो यहां से क्या पास कर देंगे, कमांड। और ये क्या करेगा, यहां से जो कमांड में जाएगा उसको ये क्या कर रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके डेटाबेस में डाल दे रहा है। अब जब मेरे पास वो काम हो जाएगा तो हम लोग को सीधे इसको किसको फॉरवर्ड कर देना है, इंडेक्स को। तो यहां क्या करेंगे, रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन, और यहां क्या दे देंगे, क्योंकि ऐड होने के बाद तो मेरा इंडेक्स के पास चला जाता है। ये भी काम हमारा हो गया। इतना काम होने के बाद अब ये मेरा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, लेकिन अब इसको रन कराने से पहले आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी करना पड़ता है। क्यों कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, कि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जब हमारा ये कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इसके कंस्ट्रक्टर में क्या आना चाहिए, ये दो क्लास का ऑब्जेक्ट बन के आना चाहिए। तो ये कौन बनाएगा, ये एक तरह से सर्विस होता है। जब भी कोई कंस्ट्रक्टर में कोई वैल्यू पास करते हैं हम लोग, तो वो एज अ सर्विस आता है। तो अब अगला काम क्या करना होगा, तुमको इस सर्विस को रजिस्टर करना पड़ेगा कहां पे, program.ps के अंदर। और वहां क्या करना पड़ेगा, चलो देखते हैं। यहां आपको करना पड़ेगा सबसे पहले, बिल्डर ऐप होने से पहले, एप्लीकेशन बिल्ड होने से पहले बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट, यहां देना पड़ता है ऐड स्कोप। क्या देना पड़ता है, ऐड स्कोप। और इसके अंदर तुमको पास करना पड़ता है वो क्लास का नाम जिसका ऑब्जेक्ट बना के सेंड करना है। तो हमको दोनों का ऑब्जेक्ट बना के सेंड करना। पहले तो बनाएंगे किसका, क्रिएट प्रोडक्ट कमांड का, और दूसरा एक क्या होगा, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड स्कोप, और दूसरा जाएगा गेट ऑल प्रोडक्ट क्वेरी हैंडलर। एक मिनट, कमांड का नहीं, हैंडलर का, सॉरी,
यहाँ पे भी हैंडलर का जाएगा और यहाँ पे भी हैंडलर का जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिएट प्रोडक्ट हैंडलर। ये हमको इसलिए करना जरूरी है क्योंकि हमारा यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो रहा है, वहां से हम ऑब्जेक्ट बना के यहाँ भेज रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं। तो जब मेरा सर्विस रन, जब मेरा मिडिलवेयर रन करेगा, जब हमारा एप्लीकेशन बिल्ड होगा, तो वहीं से ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जहां चाहे हम उसको यूज कर सकते हैं। एक ही बार ऑब्जेक्ट बना के जहां चाहे वहां यूज कर सकते हैं। अब अगला काम जो होगा वो हमारा क्या होगा, अभी ये तक हम लोग मॉडल बनाए सब कुछ के, लेकिन डेटाबेस के लिए माइग्रेशन बनाए नहीं, क्योंकि कोड फर्स्ट है। तो माइग्रेशन बना के हमको क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस को अपडेट करना पड़ेगा। और उसके लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, उसके लिए हम लोग जाते हैं टूल्स, पैकेज मैनेजर कंसोल, न्यूगेट पैकेज मैनेजर कंसोल। थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर दें ताकि सबको दिखे। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ऐड माइग्रेशन, क्योंकि मेरा पहला है इसलिए नाम क्या देते हैं, इनिशियल, एंटर। अगर सब कुछ सही रहा, एक मिनट, ऐड माइग्रेशन उसको मिल ही नहीं रहा है, ऐड माइग्रेशन नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, कमांड ही नहीं मिल रहा। ऐड माइग्रेशन और कुछ भी देते हैं, लेकिन ऐड माइग्रेशन तो पर देख लेते हैं। टूल्स ऐड नहीं किए क्या हम लोग, फिर देख लेते। हाँ, टूल्स इंस्टॉल नहीं है, देखो टूल्स इंस्टॉल, क्योंकि ये सारा कमांड कहाँ मिलता है, टूल्स के अंदर। उसमें हम इंस्टॉल किए थे ना शायद, कुछ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। हाँ, प्रॉब्लम होगा, देख लेते। पैकेज मैनेजर कंसोल, सेलेक्ट किए ना, इंस्टॉल ही नहीं लगता, कुछ गलत सेलेक्ट हो गया होगा उस हम लोग को, कुछ होता है कभी कभी। इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल नहीं हो पा रहा, क्या प्रॉब्लम, इंस्टॉल तो हो जाना चाहिए। अब ये दिखा रहा टिक किया हुआ, टूल्स, पैकेज मैनेजर कंसोल, ऐड माइग्रेशन, इनिशियल दिया। बन गया। यहाँ क्या करेंगे, अपडेट डेटाबेस, इससे डेटाबेस बन जाएगा और उसमें प्रोडक्ट नाम का टेबल बन जाएगा। हो गया। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे डेटाबेस में जाते हैं, तो आ जाएगा। फर्स्ट टाइम खोल रहा है ना, आया CQRSDB, इसके अंदर प्रोडक्ट नाम का टेबल होना चाहिए, दिख रहा है। राइट क्लिक करके एक बार देखते हैं कोई डेटा है कि नहीं है, कोई डेटा नहीं है। अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट को रन कराते हैं। अभी आप हम लोग किसको कॉल कराना होगा, प्रोडक्ट कंट्रोलर को। यहाँ क्या देंगे, प्रोडक्ट, गड़बड़ हो गया,
देखो एरर कहां पे है कि हम लोग इसको ऐड किए थे, ठीक है, और जब हम लोग माइग्रेशन रन करा दिए अपने आप ऐड हो गया, तो दो ऐड हो गया, तो पहले जो हम लोग ऐड किए तो उसको क्या करते हैं, हटा दिए। अब यहाँ पे इसका नाम क्या है, प्रोडक्ट। हम लोग चलेंगे अब कहां पे, क्वेरी हैंडलर के अंदर, और जहां पे प्रोडक्ट्स है वहां पे क्या कर देंगे, प्रोडक्ट। और जो मेरा कमांड हैंडलर है उसके अंदर भी जहां जहां प्रोडक्ट्स है वहां वहां क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर दिए। तो उसी के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग इसको बंद करते वापस रन कराते हैं। एरर क्या था कि हम लोग जब ऐड किए तो उसमें गेटर सेटर नहीं दिए थे, तो वो उसको समझा नहीं, तो जब वो देखा कि गेटर सेटर वाला तो बना नहीं है, तो जब माइग्रेशन रन कराया तो वो अपने आप क्या किया है, खुद से ऐड कर दिया प्रोडक्ट। क्या प्रॉब्लम हुआ भाई, अच्छा ये तो मेरा ब्रेक पॉइंट है, आ गया देखो। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा, ब्रेक पॉइंट हटा दे रहा है, कुछ भी नहीं दिखा रहा कि तुम लोग प्रोडक्ट ऐड किए नहीं। अब यहाँ से कहाँ जाते हैं, क्रिएट न्यू में, यहाँ पे क्या है, कीबोर्ड का डिस्क्रिप्शन डाले, यहाँ क्या करते हैं, क्रिएट। आया, नया ऐड करना है, क्रिएट। एल माउस विथ 3 बटन्स, यहाँ क्या कर रहे हैं, क्रिएट। और ये क्या कर रहा है, सारा आइटम्स तुमको दिखाते जा रहा है। तो अभी जो हम लोग को प्रॉब्लम हुआ था वो क्या हुआ था, फिर से हम एक बार बता देते हैं क्यों एक्सेप्शन आ रहा था। एक्सेप्शन आने का रीजन ये था कि जब हम लोग डीबी कॉन्टेक्स्ट बना रहे थे तो यहाँ पे क्या किए थे, इसको ऐड किए थे, और यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, इसका गेटर सेटर डालना भूल गए। तो जब माइग्रेशन बना तो वो देखा कि सब ये ऐड है कि नहीं है, तो वो दिखा कि ऐड नहीं है, इसलिए उसको क्या किया वो, इसलिए उसको उसके जगह पे ये खुद से ऐड कर दिया। हम लोग क्या किए भाई, इसको हटा दिया और इसी को यूज कर लिया। अब इसको यूज करने के लिए क्या किए, क्योंकि वहां प्रोडक्ट्स नाम से बनाए थे और यहाँ किस नाम से ऐड किया, प्रोडक्ट। तो जो हम लोग हैंडलर बनाए थे, जहां जहां मेरा प्रोडक्ट्स लिखे थे हम लोग, इसमें कॉन्टेक्स्ट के साथ जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, वहां वहां क्या कर दिए, प्रोडक्ट यूज कर दिया, हमारा काम हो गया। तो यही हमारा होता है सीआरक्यूएस मॉडल, जहां पे आपका अलग से हर मॉडल के लिए एक अलग से मॉडल बनेगा। किसके लिए, उसका डेटा निकालने वाला, मतलब उसका हो गया क्वेरी वाला, और एक मॉडल किसके लिए बनेगा, कमांड वाला। और हर मॉडल के लिए एक एक क्या बनेगा, अलग से कंट्रोलर बनेगा, मतलब कंट्रोलर नहीं बोल सकते, हैंडलर बनेगा। यही हमारा क्या होता है सीआरक्यूएस मॉडल। कैसे कैसे हम लोग काम किए वो देखें। अब एक डायग्राम